सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में मैं रफीउद्दीन रफ़ीक बिंदास बातचीत में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे जो मेहमान हैं या आज हम जिनसे बातचीत करेंगे वो है शब्बीर अहमद अंसारी। शब्बीर अहमद अंसारी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं और एक मुतहरिक शख्सियत का नाम शब्बीर अहमद अंसारी है। ओबीसी के लिए जितनी जो है तो लड़ाइयाँ लड़ी गई है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर या मुख्तलिफ ओबीसी की नुमाइंदगी को लेकर, उसमें शब्बीर अहमद अंसारी का अहम रोल रहा है। आज शहर औरंगाबाद तशरीफ़ लाए थे आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मसला चल रहा है, आपने एक तहरीक बनाई थी तहरीक वक्फ के नाम से और काफ़ी पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया था और लोगों को मोटिवेट किया था, एक जगह जमा किया था। आज हम पूरा जो हमारा फोकस है या हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड या महाराष्ट्र में वक्फ की अमलाक या महाराष्ट्र में वक्फ की अमलाक के साथ सुलूक। शब्बीर भाई, आपका इस्तकबाल है शहर औरंगाबाद में। आपके आने का मकसद जैसा कि हमें बताया गया, ज़राए ने बताया या जो है जैसे भी पता चला, वो है वक्फ के मुताल्लिक कोई आप मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। जी क्या है मकसद? मकसद ये है कि तहरीक औक़ाफ़ 4-5 साल से औक़ाफ़ के मसाइलों पर काम कर रही थी और उसमें तहरीक को बहुत सारी कामयाबी भी मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। यूटी गवर्नमेंट के वक्त हमने उस वक्त के वज़ीर आला से कुछ मुतालबात किए थे और उन्होंने बड़ी संजीदगी से उन मसलों को सुना था और सुना ही नहीं, उस पर अमल आवारी के उन्होंने आदेश भी दिए थे और अमल आवारी भी हो रही थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे यहाँ पर कि जिस तरीके से कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर 1 लाख एकड़ ज़मीन महाराष्ट्र के गैजेट में मौजूद है, उसको संभालने वाले सिर्फ 43 लोग थे जिसमें ड्राइवर और माली हुआ करते थे। हमने उनसे सबसे बड़ी बात ये कही थी कि देखिए साहब, ये यहाँ पर आपको नौकर भर्ती करना बहुत ज़रूरी है, जब तक नहीं तो ये चोरी चपाटी ख़त्म नहीं हो सकती है। इसलिए कि वहाँ ज़रा कैमरे की आँख में डाल के बात कीजिए। यहाँ जब तक कोई देखने वाला इसको नहीं है और इतनी लूट खसोट हो रही है और हमारे लोगों के हाथ में इस वक्त कटोरा थमा दिया गया है और आप इस पर गौर कीजिए और इस पर ज़रूर हमको और कोई चीज़ मत दीजिए, मगर औक़ाफ़ की ही प्रॉपर्टी अगर से हमारे सुपुर्द कीजिए तो हम आपको क्या पैसा चाहिए वो देंगे। उन्होंने बड़ा हंसा और हंस के उन्होंने बोला, अंसारी साहब आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मगर अभी तो हमारी गवर्नमेंट आई, इसके पहले तो सारी मतलब साहब दूसरी गवर्नमेंट की बातें छोड़ दीजिए, हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। तो बोले बताए आपके क्या मुतालबात है? तो ये तो कि ये है कि हर ज़िले में एक ऑफिस होना चाहिए इसका, ताकि वहाँ की प्रॉपर्टी की देख रेख हो सके। दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास कोई पैसा नहीं है, इसको 100 करोड़ ग्रांट दी जाए ताकि हम इसको चला सके, वो भी टेम्पररी। बाकी एक बार हम सेटल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। और मुलाजमत की भर्ती, हमारे 3 ही मुतालबात अगर ये हो जाए तो बोर्ड में बहुत अच्छे काम होते हैं। कहा कि आपके पास तो बोर्ड है, बोर्ड के मेंबर है, सब लोग हैं। बोला साहब ज़रूर है, बोर्ड इंडिपेंडेंट है, उनको बहुत अच्छे उनको सब तो करना चाहिए, मगर बोर्ड भी कुछ नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको आपके पास आना पड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया और सारी हिदायतें दी हैं, उसके ऊपर हो रहा था। हमारे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो हमारे बोर्ड के मेंबर हैं उनको जो मसलों पर जिस तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई की तरफ उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया, उधर उनका वो ही नहीं गया। आपस की लड़ाई उन्होंने लड़ना शुरू कर दी है, अना की बातें उन्होंने की है। आपने पैसा खाया, उसने पैसा खाया, इसने पैसा खाया, बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हो रही है। उसमें बड़ी हमको तकलीफ होने लगी। हमने कई बार बोर्ड के मेंबरान को समझाया कि बहुत अच्छा मौका है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, अगरचे आप कोशिश करें तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ सकती है, मगर फिर भी उन्होंने कभी उस चीज़ को माना नहीं है और आपस के लड़ाई लड़ करके बोर्ड में कभी ऐसे मसलों के ऊपर हाथ ही नहीं डाला जिस तरीके से कि कुछ हमारा फ़ायदा हो सकता है। फिर भी हम गवर्नमेंट से लड़ते रहे, बोलते रहे और मुलाजिमत के बारे में हमने कहा कि जिस तरीके से चैरिटी कमीशन को गवर्नमेंट ग्रांट देती है और चैरिटी कमीशन के हर ज़िले में ऑफिस है, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का भी होना चाहिए। हमको सिर्फ 5 साल के लिए आप करके दीजिए, उसी तर्ज पर। उन्होंने सब एक्सेप्ट किया, मगर बोर्ड के आपस की लड़ाई की वजह से
ना बोर्ड वालों ने, क्योंकि बोर्ड को पावर्स थे ये मेम्बरान को कि एक सीईओ देना चाहिए, वो एक सीईओ नहीं दे सके, परमानेंट सीईओ नहीं है। सीईओ की एक लड़ाई सीईओ की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना है, सीईओ नहीं मिल रहा है, सीईओ नहीं दे रहा है आपस में। फिर हमने उनको बहुत समझाया, नहीं समझाया तो फिर इनके खिलाफ हमको कार्रवाई करना पड़ी, हमारी सारी एनर्जी तवानाई इनकी तरफ लगाना पड़ी। 2 मेंबरों को हमने डिस्क्वालीफाई किया, करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी जो गलत तरीके से रेजोल्यूशन लेके इन्होंने पास की थी उसके खिलाफ हमने गवर्नमेंट से एफआईआर इनके ऊपर दाखिल किए। आज भी इनका एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया और वहाँ स्टे में है, मगर होने वाला है। इसी लड़ाई में हमारे 4-5 साल जो थे वो निकल गए। जो असल में मकसद था हमारा कि औकाफ की ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ और उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, वो हम उसमें जिस तरीके से कामयाब होना चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के मेम्बरान की वजह से ही हमारे को नुकसान पहुंचा। अब आज की ये पोजीशन आ गई है कि ये तो हो रहा था, वो कर रहे थे। अब उस वक्त बोर्ड के 10 मेंबर थे, आज बोर्ड के सिर्फ 4 ही मेंबर हैं। आज उस वक्त मुलाजमत में लोग 43 थे, आज हमारे पास 24 रह गए, उसमें ड्राइवर वगैरह है। क्या कोई भी एक मामूली से आदमी से सवाल किया जाए कि 1000 की प्रॉपर्टी, 1000 एकड़ जमीन की प्रॉपर्टी ये टीवी लोग संभाल सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या? कहते हैं हाँ चोरी हो रही है, लोग बेच रहे हैं, लोग खा रहे हैं। असल में सवाल यही है, जैसा कि आपकी पूरी बात मैंने सुन लिया। जी जी ठीक है, 3 मुद्दों पर आप जो है फाइट कर रहे हैं। जी जी। एक ये था कि तहफ़्फ़ुज़ हो, दूसरा ये था कि परमानेंट सीईओ हो, तीसरा ये था कि मुलाजिमीन जो है गवर्नमेंट दे और ग्रांट दे। बराबर सर। अब इस पे एक पे बात करते हैं। जी। जो इतने लाखों एकड़ ज़मीन है जी बिल्कुल, और उसका जो मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड के जो मुलाजिमीन थे, जी जी ठीक है जी, वो मुलाजिमीन को रखकर ही महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड बना दिया गया। बेशक। ठीक है, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उसमें कोई जो है तो बहुत ज़्यादा वो होगा? क्योंकि अभी बीच में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वो हो रही थी, वायरल हो रही थी जी। उसमें ये कहा गया था कि एंटी करप्शन कराओ ये वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन के ऊपर, या जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे, इतने लोग त्रस्त हो चुके हैं। जी जी। तो ये जो करप्शन है, जी जी, ये करप्शन किस तरीके से दूर हो सकता है? सबसे पहली चीज़ तो वही है जी, करप्शन जब भी दूर हो सकता है जबकि मेम्बरान बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इंडिपेंडेंट है बोर्ड, ये अगरचे सही ढंग से आपस में ताल मिल करके काम करे और इन जो ऑफिसरों पर जो चोरी करते हैं, जो बदमाशी करते हैं। अभी देखिए हमारा जो सर्वे, जैसा आपने पहले कहा कि महाराष्ट्र में मैंने दौरे किया हूँ, अब मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ तो आप एग्जाम्पल लीजिए कि अगर जब मैं कोल्हापुर में गया हूँ तो वहाँ जो प्रॉपर्टी बिकती है होती है उसका पता ही नहीं चलता बोर्ड तक, या जहाँ जहाँ जो वक्फ ऑफिसर है वो इस तरीके से जो तालमेल करते हैं वहाँ के लोगों से, वो बोर्ड तक बात पहुँचने नहीं देते हैं। तो इनके पास क्योंकि वो विल पावर्स नहीं उतने जितने की करना चाहिए बोर्ड मेंबरों को। विल पावर नहीं कि इख्तियारात नहीं है? इख्तियारात तो बहुत हैं, उनको मालूम नहीं इख्तियारात क्या है। इख्तियारात उनको मालूम नहीं है, ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं आपकी। हकीकत में उनको इख्तियारात ही उनके मालूम नहीं है कि उन्होंने कभी दौरा नहीं किया, कभी कोई ज़िले में नहीं गए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जिस तरीके से आपने बोले कि करप्शन ख़त्म होगा, करप्शन जब ख़त्म होगा कि बोर्ड के मेंबर बजाते खुद कोई एक आदमी है हमारे जैसा आदमी उनको बदला रहा है, निशानदेही कर रहा है कि यहाँ चोरी हो रही है, तो आपका काम है कि वहाँ जाकर के इंक्वायरी करना चाहिए, देखना चाहिए। आपके पास वक्त ही नहीं है, आप वहाँ जाते नहीं है, आपके पास सिर्फ लड़ाई के सिवा दूसरा मसला नहीं है। मामला पैसों पे तो नहीं चल रहा है? सब फैसला इन लोगों ने भी जो हमने एफआईआर दाखिल किया है सब पैसों पर ही चल रहा है। ये भी चाहते थे कि भाई यहाँ बिल्कुल पैसा कमा लो, बस वक्त आ गया, अपने को बड़ा अच्छा सुनहरा मौका। बताइए, आपने जो खुफल लगा दिया था उस पर केस भी हुआ, जी जी। खुफल लगाने का क्या मकसद था? खुफल लगाने का मकसद ये था कि यहाँ सारे फाइलें गायब हो जाए। वक्फ बोर्ड में ये हो रहा था कि बहुत सारे लोगों की हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी ऐसी कि भाई शिकायतें आई थी कि साहब वहाँ जाते हैं हमको चक्रे मारना पड़ता है, वहाँ पर बोर्ड ही नहीं है, फाइल ही नहीं मिलती है, फाइल दबा के बैठ जाते हैं। कुछ लोगों ने हमारे को सबूत के साथ कहा कि भाई ठीक है आप हमारे को, हम किसकी नकल चाहिए और हमको चाहिए आप। अब वो बेचारे एक दिन से नहीं, महीना 2 महीने 4 महीने से चक्रे मार रहे हैं, यहाँ मिलती नहीं है, बोलते नहीं है फाइल नहीं है, फाइल नहीं मिल रही, फाइल नहीं हो रही, फाइल मिलती नहीं है। हमने बोर्ड के मेम्बरान के भी निशानदेही की कि देखिए सब नहीं है। तो बाद में पता ये चला कि बोर्ड के मेम्बरान ने भी खुद उसमें मुलविस थे
और उन्होंने उन अधिकारियों को, उन ऑफिसर को ये कहा था कि ये फाइलें दबा करके रखो। जैसा ही हमको मालूम पड़ा, हम बोर्ड में गए और बोर्ड में बोले कि भैया नहीं, ये फाइलें कहाँ है, नहीं तो बोलना देना चाहिए। वो घबराने लग गए। 2 मेंबरों के फ़ोन आए उनको कि बिल्कुल नहीं, शब्बीर अंसारी आया, वो फाइल मिलना नहीं चाहिए, फाइल देना नहीं चाहिए। हमको बहुत गुस्सा आया और हमने उस तरीके से कहा कि ठीक है, अब हम यहाँ काम करने नहीं देंगे। और पंचक्की को पहली बार तारीख में वो उसको ताला मार दिया और वहाँ के लोगों को काम करने, लोग निकल जाइए, बाहर से निकल जाइए। शाम तक वहाँ पर बम्बई से सीओ आता है और वो फाइलें मिलती हैं। तो इससे पता चलता है कि बोर्ड मेंबरान भी उसके अंदर कितने मुलव्वस थे। एक तो ये तो बात स्टाफ की जो बेहिसी है, या स्टाफ की जो बदनुमानी का इल्ज़ाम मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड के दौर से लगता है। 60 थे, 24 रह गए, आप जैसा कि बता रहे हैं। लेकिन 24 भी किसी काम के हैं? बिल्कुल नहीं। ये इतने करप्टेड हो गए हैं, इतने करप्टेड हो गए, उनको कोई एहसास ही नहीं होता है कि हम कुछ करप्शन कर रहे हैं। इनके खिलाफ अब यहाँ तक कि बारी आगे भी क्या करना चाहिए, अब इनको हटा भी नहीं सकते क्योंकि कौन काम करने वाला है। इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकते, सस्पेंड कर देंगे तो और कौन काम करने वाला है। गवर्नमेंट से जो हमारी डिमांड चल रही थी कि नई भर्ती, अगर जो नई भर्ती हो जाती तो यकीनन ये जो करप्शन करने वाले लोग हैं ये ख़त्म हो जाते थे। क्योंकि हमारा ऐसा प्लान था कि इन सबको यहाँ पर बोर्ड में रखना ही नहीं, नहीं जो तकर्रर हुए सबको यहाँ पर बिठाना और इनको बाहर भेज देना, बस। उसके बाद कुछ होने वाला नहीं था, मगर वो हो नहीं सका और न ही बोर्ड के मेंबरान कर सके। इसके लिए ये करप्शन रुक नहीं पा रहा। आपने जैसा कि पहले बताया, देवेंद्र फडणवीस ने आपकी बात को सुना था, उस पर जो है तो किसी हद तक अमल करने की तलखी ताकुन भी दिया था, आपको वादा किया था आपसे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपकी जो जंग है तो दूसरी तरफ ही मुड़ गई। तो शब्बीर भाई ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही तरफ देखकर काम किया जाए? आपको जो है तो आपको उलझा दिया, आपको दूसरी तरफ लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि मेंबर अगर तो एक साथ आके, जब तक कि देखिए मेंबरान एक साथ नहीं आते हैं और होता है नहीं काम, तो इसके लिए हमको उन्होंने नहीं उलझाया। क्योंकि हमको सबसे पहले ये समझ जाता नहीं, असल में काम पे लगा दिया जाता। हाँ, तो हमको ये लगा कि पहले मेंबरों को हम सही करना चाहिए, फिर स्टाफ को करना चाहिए। तो मेंबरों के हद तक तो हम कामयाब हो गए। अब स्टाफ के बारे में भी हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मगर उसके ऊपर अमल होने से पहले गवर्नमेंट चली गई। अभी जो मौसूफ वक्फ मंत्री साहब महोदय या वज़ीर औक़ाफ़ जो है औरंगाबाद आए थे गुज़िश्ता दिनों, वो यहाँ से दफ्तर औरंगाबाद से मुंबई ले जाना चाहते, इस बारे में क्या शब्बीर अंसारी के ख्यालात? जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता थी मिनिस्टर नवाब मलिक से हमको कि वो औरंगाबाद आए हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो हमको ऐसा लगता था कि वाकई में कुछ ना कुछ काम करेंगे, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। जो बुनियादी मसाइल थे जिन पर हम लड़ाई लड़ रहे, उसके बारे में तो बात ही नहीं की। तीसरी बात, जिसका कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ से बोर्ड को बॉम्बे शिफ्ट करना कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। जबकि आपके पास स्टाफ ही नहीं है तो बोर्ड को ले जा करके आप वहाँ क्या करने वाले? जो बचा कुचा थोड़ा सा भी यहाँ पर बचा हुआ है वो भी आप ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा हमको समझ में आता है। तो ये समझ में नहीं आता है कि बोर्ड को आप ये बोलिए ना कि हम नौकर भर्ती करने वाले हैं, हमारे ज़िले में ऑफिस देने वाले हैं, ये बात उन्होंने कही नहीं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। उसके बाद हमारे उनके साथ 3 मीटिंगें हुई है। 3 मीटिंगें होने के बाद में भी उन्होंने हमने उनको जब बात बताई वो सुनने के मूड में नहीं है। वो ऐसा समझते हैं कि ये इनको क्या मालूम, सब जो कुछ भी मुझको ही मालूम है, बाकी वो बात करने नहीं देते। हम बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, कम से कम उन्होंने मशवरा करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, बुला करके बात करना चाहिए। मगर मिनिस्टर में मुझे नहीं लगता है कि वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है। इतना बड़ा एक पढ़ा लिखा आदमी है, मगर मैं बोलता हूँ पढ़ा लिखा जाहिल है बिल्कुल। और आज तक भी जितने वक्त मिनिस्टर हमारे पे सौंपे गए हैं, हम पे सिर्फ लादे गए हैं, सौंपे गए हैं, जिनको सिर्फ वक्त प्रॉपर्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं, बेचने से ज़्यादा इंटरेस्ट है। असल में एक बात ये इसमें, इसको आप कानून की भी अच्छी जानकारी रखते हैं मेरी मालूमात में। शब्बीर अंसारी मतलब जो है तो कानून की अच्छी सोच रखने वाला शब्द। शब्बीर भाई, जो वक्फ बोर्ड ले जाने का जो फैसला है जी, वो वजीर मौसूफ कर सकते हैं कि बोर्ड करेगा? नहीं, ये पता होता ना। देखिए, सब आज भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है।
ये तो ले जाने की बात कर रहे हैं। आज भी जो सीईओ यहाँ है, सीईओ जिसको हम कहते हैं, वो इलीगल चल रहा है। ये बोर्ड्स के पावर्स हैं। एक्ट 23 ये कहता है कि बोर्ड ने देना चाहिए सीईओ। आज तक बोर्ड ने सीईओ दिया नहीं। सारे फैसले फिर तो गैर कानूनी है। आज सही देखा जाए तो गैर कानूनी है। समझ नहीं रहे कि भाई इन्होंने देना चाहिए और उन्होंने करना चाहिए। वो बोर्ड के मेंबरों ने भी कुछ नहीं दिया, इन्होंने भी नाम नहीं दिया, गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन किया। गवर्नमेंट नॉमिनेशन कर ही नहीं सकती। वक्फ एक्ट 95 के तहत सीईओ का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर कर नहीं सकता है। बोर्ड ने 2 नामों का रिकमेंडेशंस करना और उसको उन्होंने देना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं रहा है और आज भी नहीं हो रहा। आज भी नहीं हो रहा। आज भी नहीं हो रहा। तो उस तरफ निशानदेही आपने करा है? उस बार हमने कहा है तो मिनिस्टर साहब को बुला रहे। बोर्ड को क्या है, बोर्ड के मेंबरों को कोई पावर्स नहीं है। क्या के पावर्स है? खाली उन्होंने आना और दस्तखत करके, उनको मालूम नहीं, एक्ट पढ़ा ही नहीं उन्होंने। इंडिपेंडेंट है बोर्ड, मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता है। जब से बोर्ड कायम हुआ तब से बोर्ड का ही रोना है। हमें देखिए, आज तक मुकम्मल बोर्ड बनाया ही नहीं गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्या नीयत में खोट थी। और दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट अपने लोगों को लाती थी जो उनके वफादार थे, कौम के नहीं, हमदर्द थे। नहीं औकाफ से उनको कोई लेना देना नहीं था। ऐसे मेंबरों को नामजद किया जाता है आज भी जो जिनको कौम से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कौम के मसाइल से औकाफ के अगरचे होता तो ये बहुत सारी बातें होती नहीं। 86 जो कमीशन बनाया जाता उसकी जरूरत पड़ती नहीं। उसकी रिपोर्ट जब गवर्नमेंट के पास गई तो रद्दी की टोकरी में डाली नहीं जा सकती। ये सारी जिंदा मिसालें आज भी मौजूद हैं। अच्छा, बॉम्बे जब वक्फ बोर्ड का ऑफिस चला जाएगा, असल परेशानी ये है जो ट्रस्टियान हैं, जो मुतवलियान हैं, और मराठवाड़ा में एक बड़ा जो है तो हिस्सा है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का। हर पूरे महाराष्ट्र के मुकाबले में आपके जो मराठवाड़ा है जिसमें 8 अजला है, उसमें ज़्यादा बड़ा वक्फी अमलाक है। ठीक है, जब वो बॉम्बे ऑफिस चला जाएगा वक्फ बोर्ड का, तो लोगों का ये कहना है जो उसके मुखालिफत कर रहे हैं कि वहाँ जाकर ठहरना एक बड़ा मसला है, वहाँ रहना मसला है, वहाँ पर अखराजात का मसला है। तो आप क्या समझते हैं? बहुत सही सवाल आपने किया है। बिल्कुल हकीकत ये है कि औरंगाबाद एक सेंट्रल प्लेस है। सभी लोगों को आना जाना, रुकना, जब ठहरने की बात की आपने, बम्बई जैसा इतना बड़ा सिटी, लोग यहाँ आकर के लोगों को एक दिन नहीं सालों चक्रा मारना पड़ता है। तो बम्बई में रुकेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, दफ्तर। अरे आज बम्बई में बम्बई का ही ऑफिस नहीं है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बम्बई में रीजनल इतना बड़ा, जैसा हर डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, बम्बई में आज बम्बई का ऑफिस नहीं है। हालांकि वो होना चाहिए था। वो लोगों को आज यहाँ आना पड़ता है। हमारा कहना ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया तो लोगों को सबको औरंगाबाद भी आने की जरूरत नहीं है। वो मसले वहाँ के वहाँ हल हो सकते हैं। जो पेचीदा है वही हो सकते हैं। एक ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल हर जिले में जाना चाहिए। हमारा कहना है हर जिले में जाना चाहिए, तो मसाइल ही नहीं रहते। तो फिर यहाँ से इसको मुंतकिल करने की क्या वजह? वजह यही है कि सारी फाइलों को गड़प कर देना, बची कुची जो प्रॉपर्टी है हमारे हाथ में औकाफ की, उसको ख़त्म कर देना, ताकि मुसलमान आने वाले दिनों में ये भी ना मांगने की कोशिश करें। शब्बीर भाई, आप फाइलों की बात कर रहे हैं, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड के दौर में भी यही होते रहा। फाइलों का रोना और जो स्टाफ की बदगुमानी का रोना, प्रॉपर्टीज के तिये पाचे करना, यानी जो है तो उसकी बंदर बाट कर देना, ये तो हर दौर में आम रहा। बिल्कुल वजह यही थी कि गवर्नमेंट का इंटेंशन यही था कि भाई ये सब खत्म कर देना चाहिए। वो चेयरमैन भी वैसे ही बनाते थे, वो मेंबर भी वैसे ही बनाते थे। इसी के लिए तो तहरीक औकाफ का वजूद आया, सामने आया, और उनको समझ में आया। आपको उलझा दिया तीसरी जगह? नहीं, हम उलझे नहीं हैं। अभी भी हम अपनी लाइन पर चल रहे हैं। भाई हम काम कर रहे हैं बराबर। अभी भी हमारा जो पूना का जो सर्वे होने जा रहा है, हम उसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके अंदर किसी को पता नहीं, बोर्ड के मेंबरों को पता नहीं, मिनिस्टर को पता नहीं, पर हम देखिए 10 साल के अंदर एक सर्वे होना चाहिए। पिछला सर्वे गलत किया गया है, हमको मालूम है, हमारी प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा है। और जब हमने 6 करोड़ रुपया उस गवर्नमेंट से मंजूर कराया, उसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए थे, वो ही नहीं दे रहा है। हम आज भी उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से हमारे पास पूना ज़िला के तहरीक औकाफ के सदर शकील सैयद भी आए हुए हैं, जो बहुत वहाँ एक बड़ी टीम काम कर रही है। पर वो नहीं चाहते हैं ना कि
आप सर्वे की बात कर रहे हैं जी। सर्वे कैसा ईमानदाराना होगा जबकि इंडस्ट्रियल उस पर बैठे हैं, जबकि माली एतबार से मजबूत लोग उस पर बैठे, सियासतदान उन जमीनात पे बैठे, तो कैसा सर्वे होगा? आप बताइए। हमारा कहना है कि आप सर्वे बैठने दीजिए किसको भी। एक्ट 95 का ऐसा है कि जो कितना भी बैठा है, हमको ये सब आज हमारे पास डाटा ही नहीं कि कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा है, कैसा बैठा है और कैसा नहीं बैठा है। सर्वे जब हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और 95 एक्ट ऐसा है कि अगर जो 100 साल का भी वो काबिज है तो उसको हटाने की ताकत वक्फ बोर्ड के अंदर है और वो कर सकती है। ये हमको 26 मुलाजिम, चपरासी, पियून, ड्राइवर से लेकर तो असिस्टेंट सीओ तक आपकी बकौल 26 या 24, ठीक है। वो कैसे 24 ये लाखों एकड़ की जमीन का और हजारों इदारों का कैसा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच है ना, यही तो हमारी लड़ाई है। देखिए हमने बहुत 10, 20, 25, 30 चीज़ें नहीं मांगी हमने सिर्फ मांगा है कि मुलाजमत दीजिए ताकि इसका तहफ़्फ़ुज़ स्थिति में नहीं हो रहा है ना। आज जो हमारा कहना ये है कि जब तक कि यहाँ तकर्रुर नहीं करते हैं, आप लोग नहीं करते हैं, जब तक कि ये बंदर लूट मार होने वाली है, होते रहेंगी इसके ऊपर को, क्योंकि हमारी कौम भी सोई हुई है, हमारी कौम में बिल्कुल जागृति, उनको भी नहीं समझता है कि इतनी बड़ी हमारे बाप दादाओं ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ कर रख दी। औरंगाबाद जैसे इतने बड़े बड़े मुसाफिर खाने होते थे, आज हमारे पास लोग बाहर से आते तो उनके लिए ठहरने के लिए जगह नहीं है। तो सेंटर जेल है ना मुसाफिर खाने में। हाँ, ये सब हो गया है। और उसी के लिए हम चाहते हैं कि सर्वे होना और सर्वे के ऊपर एक मजबूत बोर्ड बने, मजबूत बोर्ड बन करके उसके अंदर काम करने वाले काम करे तो ये सारे मसले इंशाअल्लाह ताला हल हो सकते हैं। असल में ये सीओ का जो अब मसला है, सीओ का मसला क्यों सरकार हल नहीं करना चाहती? जी, सीओ का मसला इसके लिए हल करना नहीं चाहती, वो अपना कठपुतली सीओ चाहती है कि हम जो कहें वही होना चाहिए, इसीलिए तो मसला हल नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने एक तहरीक भी चलाई थी और तहरीक चला भी रही है। जैसा आप बोल रहे हैं कि आप थोड़ा रास्ते से हटे हैं, ये बिल्कुल सच है, मगर हटे नहीं, क्योंकि हमको उसके सिवा रास्ता ही नहीं था कि ये मेंबरों को जब तक कि हम सही नहीं करेंगे, जब तक हम सीओ नहीं ला सकेंगे। अब देखिए इनका काम था इन मेंबरों का कि आप एक सीओ का नाम दो, आज तक इतने साल तक 4-5 साल तक मेंबर रहे, एक सीओ का नाम तक नहीं दे सका। और इससे बढ़कर सीओ का देखिए शबीर भाई, सीओ के 2 सीओ के नाम एक वक्त में गए थे फडणवीस की सरकार में, लेकिन उस पर इख्तिलाफ था जी। इसलिए जब इख्तिलाफ बोर्ड में हो जाएगा तो फिर कैसे सरकार को मसला हल करेंगे? वही तो बता रहा हूँ कि बोर्ड ही सही नहीं था। बोर्ड में अगर हालांकि ईमानदार लोग थे, बोर्ड ऐसा वैसा नहीं है। 2 सीनियर एडवोकेट्स हैं, 2 MLA हैं, 2 खासदार हैं, 2 मौलाना हैं, बड़े बड़े मौलाना थे, उनको ये समझना चाहिए था। मगर ये ना कि ये लोगों ने सिर्फ आपस में उलझने के सिवा दूसरा काम नहीं किया, कौम की इनको कोई फिक्र नहीं थी, और उसी वजह से आज हमारे पास सीईओ नहीं। अच्छा, अगर आप जो आपके तो 3 मुतालबात है, जैसे कि आप जो है तो अभी चल रहा था, कह रहे थे जी बातचीत में, तो अगर इन मुतालबात को सरकार ने ना माना या आपके मुतालबात पूरे ना किए गए तो आप क्या करेंगे? नहीं, तहरीक-ए-औक़ाफ़ अब बहुत ख़तरनाक स्टेप लेने वाली है। अभी सबसे पहले तो हमने अभी मिनिस्टर से मिले हैं और आप कह रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कि औरंगाबाद में वज़ीर मौसूफ़ आने के बाद में जो कहना था उन्होंने नहीं की। हमको उम्मीदें थी, अब हमको नज़र आ रहा है कि नहीं है। हम सबसे पहले आज़ाद मैदान में बहुत बड़ा धरना लगाने वाले हैं इसके बाद में, और इस तहरीक को अवामी तहरीक बना करके पूरे महाराष्ट्र में गांव-गांव, देहात, ज़िले में फैला देने वाले हैं। और जब तक के हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते, परमानेंट सीईओ नहीं मिलता, मुलाजमतें हमारे को अगर बहाल नहीं करते हैं, ऑफिसेस नहीं होते, जब तक ये तहरीक-ए-औक़ाफ़ अब खामोश बैठने वाली नहीं। शब्बीर भाई, चलते चलते हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? जी, बस मेरा एक ही पैगाम ये है कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से लोग समझते हैं हमारी नहीं है, मेरी तमाम यहाँ के रहने वाले मुसलमानों से गुजारिश है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, हमको इसको बचाना चाहिए। जिस तरीके तहरीक-ए-औक़ाफ़ आगे कदम उठाने जा रही है तो हर किस्म से वो तहरीक को साथ दे,
हर किस्म का जो भी उसको ज़रूरत पड़े वो इसमें हमारा साथ देंगे और वो साथ आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। ये थे शब्बीर अहमद अंसारी। आज कम खुल के बोले, सफ़र से आने के बाद आदमी थक जाता है और एक आराम के बाद तहरीक औक़ाफ़ ने एक आराम किया, मैं ये कहूँगा, लेकिन अब जागे है। खैर शब्बीर भाई जो है तो बहुत मुतारिक आदमी, जैसा कि मैंने बताया, और उम्मीद है कि कुछ वक्त का मामला ठीक ठाक होगा। खुल के बात कर रहे थे। 3 जो है तो मुतालबात है, परमानेंट CO, मुस्तकिल स्टाफ और जो बंदरबाट है औक़ाफ़ की, उसको रोका जाए। यही मुतालबात शब्बीर अंसारी साहब के सही सवालात थे आपके। तो इसके लिए जो है तो हमारे देखने वालों से अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर किसी को ले आऊँगा और आपके सामने इसी तरीके की बिंदास बातचीत करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।